सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म के द ज्ञान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जैसा कि जो सेशन चल रहा है वो सीडीपी का है। सीडीपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। आज के सेशन में है, इसमें 30 पे 30 है, 30 by 30 क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलते हैं फिर अपना आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक सेकंड दोस्तों। कह रहा है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, पूछ रहा है। तो गोलमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, जॉन मियर ने दिया है या फिर गॉर्डन ने दिया है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर होता है, फिर कमेंट करके बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर ने दिया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है ना। तो इसमें क्या होता है, या इसी को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कुल मिलाकर 8 प्रकार का, इन्होंने 8 प्रकार की बहुबुद्धि बताई है, जिसमें से दोस्तों मैं लिख नहीं सकती स्क्रीन पे क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ रही है, तो मैं आपको बोल बोल के बता दे रही हूँ। फर्स्ट होता है यहाँ पे व्यक्तिक पर बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, और तीसरा होता है संकेती बुद्धि, और शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, और प्राकृत बुद्धि होती है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने वर्तनी में होती है, व्यक्त करने में होती है, खड़े होने पर होती है, या फिर बोलने पे होती है। किसमें होती है बताइएगा किसमें होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसमें होता है? डिसलेक्सिया दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा, पढ़ने संबंधी होता है। पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है, यह एक अक्षमता विकार है जिसके और भी लक्षण है। मतलब जैसे कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों और ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है ना। पढ़ते समय जो स्वर वर्णों का लोप हो जाता है वो इसी के लक्षण माने जाते हैं। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, ये इसके लक्षण हैं। और है शब्दों को उल्टा, ये अक्षरों या क्रम इधर-उधर का पढ़ जाना, कुछ भी, है ना। तो ये इसी के लक्षण हैं, ये डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखिएगा, अगर ऐसे निगेटिव में पूछता है तो इसको सबसे पहले तो ऐसे मार्क कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। कई बार तो मुझसे ही मिस्टेक होते थे, मैं भी जब एग्ज़ाम दिया करती थी तो ऐसे हो जाता था। तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसको आप मार्क करके तभी आंसर पढ़िएगा ऑप्शन। तो ध्यान में रहता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे कैसे इसके हिसाब से फिर आंसर देना होता है। तो ऑप्शन में कह रहा है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बी में कह रहा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी में कह रहा है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं बताऊँ? चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ आपको आंसर। तो आप लोग भी देखिएगा, है ना? तो देखिए ये तो पॉजिटिव है, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने का पर्याप्त व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए, है ना? यहाँ पे कह रहा है निःशक्त बच्चों को मतलब निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बोल रहा है नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? है ना? तो आप नहीं दोगे तो कौन देगा? भई पढ़ा तो आप रहे हो क्लास में, है ना? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव है। दोस्तों ये जो जो हमारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं वो आंसर नहीं होंगी। इसमें पे निःशक्त पूछ रहा है, ध्यान देना ही नहीं चाहिए बोल रहा है, ध्यान नहीं देना चाहिए, यही रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर है वो आंसर है, एक सेकंड दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रेरित करना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया सामने। देखिए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, पूछ रहा है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, किससे भी होता है? तो यहाँ पे बताइएगा, आप आंसर कीजिएगा। बच्चे की वृद्धि किससे होती है? मुख्यतः पूछ रहा है किससे संबंधित होती है, बताइएगा किससे संबंधित होती है। तो इससे ये शारीरिक विकास से संबंधित होती है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है ना। ये दूसरे शब्दों में कह जाए तो कोशिका की गुणात्मक वृद्धि या वृद्धि कहलाती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है 6 नंबर में मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब शुरू होता है, पूछ रहा है। तो कह रहा है गर्भावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में मानव का विकास कब से कब प्रारंभ होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है मानव का विकास। वहीं पे अगर कहा जाए कि जो शैक्षिक विकास की शुरुआत जो होती है वो शैशवावस्था से शुरुआत हो जाती है ना। तो ये इसका आप आंसर कर लीजिएगा, ये गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने। पूछा गया है यहाँ पे पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, तो ये हो जाएगा, ये गेने का हो जाएगा, आर.एस. गेने का हो जाएगा, है ना। तो और ये थॉर्नाइक का पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, ये थॉर्नाइक की पुस्तक हो जाएगी। बी.एफ. स्किनर की पुस्तक हो जाएगी द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर हो जाएगा। और यहीं पे पावलाव जी भी हैं, तो पावलाव का जो पुस्तक है ये कंडीशंस रिफ्लेक्सेस व लेक्चर ऑफ कंडीशन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कहानी किशोरावस्था, ये बड़े ही फेमस कोटेशन है भाई साहब, इसको याद रखिएगा। तो जिन्होंने बीटीसी या डिलीट किया होगा उसमें भी ज़रूर से ज़रूर ही इसको पढ़ा होगा, मुझे पता है ये है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसने पढ़ा है बीटीसी में तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो जाएंगे स्टेनले हॉल हो जाएंगे इनका, ये नेक्स्ट इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने के द्वारा ये कोटेशन दिया गया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9th नंबर आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, पूछा है। तो कुल कितना समय लगता है 9th में, 9th क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये 36 मिनट का समय लगता है ना। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो है 36 मिनट का चक्र होता है, अवधि की मिनट की होती है। इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जैसे पाठ योजना है, पाठ कुल 6 प्रकार का है ना। तो इसका जो विभाजन है, पहला तो आता है पाठ योजना। पाठ योजना जो योजना का निर्माण है ये 6 मिनट का हो जाता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे शिक्षण आता है, शिक्षण का जो मिनट हो जाएगा ये भी 6 मिनट का हो जाएगा, ये भी 6 मिनट हो जाता है। और फिर आता है प्रतिपुष्टि, है ना, प्रतिपुष्टि तीसरा आता है, प्रतिपुष्टि आता है। प्रतिपुष्टि में क्या होता है, ये भी 6 मिनट का ही हो जाता है, 6 मिनट का हो जाता है। फिर आता है पुनः पाठ योजना निर्माण, है ना, तो ये हो जाता है 6 मिनट का, ऐसे। फिर आता है पुनः शिक्षण आता है, तो ये भी 6 मिनट का हो जाता है। फिर पुनः प्रतिपुष्टि आता है, ये भी 6 मिनट का हो जाता है। तो टोटल हो जाते हैं 6 6 छंग 36, 6 6 6 6 सब मिला के 6 छंग 36 मिनट हो जाते हैं ना। तो ये फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण है ना, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, ये कथन है, तो ये बताइएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पे है गेट्स व अन्य होलिंगवर्थ रॉस स्किनर, किसने दिया है, किसने दिया है ये, तो ये हो जाएगा आपका रॉस ने दिया है, रॉस के द्वारा दिया गया, बोला गया था। सीखने में पठार की परिभाषा जो है रॉस ने इस प्रकार दी थी, जैसे कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य लक्षण होते हैं,
है ना? जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। गिट्स वहीं पे गिट्स का देख लेते हैं। गिट्स ने क्या कहा था? गिट्स व अन्य ने सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है जैसे कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ये गिट्स के द्वारा कथन है ना? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि शिक्षक में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देख लेते हैं क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चे को दंड देना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देने चाहिए। फिर आता है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। अच्छा, तो दंड देना चाहिए, दंड देना नहीं, ये दंड नहीं चलता है सीटेट में। सीटेट में क्या ये नकारात्मक है ना? हमारे स्टडी लेवल पे जो हम पढ़ाते हैं तो वो उसमें इसका ये कोई रोल नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं है। इसलिए कहीं भी आप देखें अगर ऐसा कुछ तो इसको तो रॉन्ग ही करिए। फिर नज़रअंदाज ये सेम वही इसका मतलब ऐसे ही है कुछ। फिर आता है परामर्श देना, तो परामर्श देना है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे तो मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं जिसमें कि अपने आप ही हंसी आ जाए। जो कह रहा है तत्काल वापस घर भेज देना चाहिए। भेजना है घर, अगर भेजना है तो ये बच्चे आएंगे क्यों, पेरेंट्स क्यों भेजेंगे स्कूल? तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में कह रहा है शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। डी में है छात्रों के मानसिक विकास से। किसमें पाठ सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है पूछ रहा है यहाँ पे, तो बताइएगा, आंसर कीजिएगा इसका। चलिए, आंसर है इसका सर्वांगीण विकास, है ना? सर्वांगीण विकास शैक्षिक संस्थानों के विकास से, यहाँ पे कोई संस्थानों से कोई मतलब नहीं है कि संस्थानों का विकास हो तो बच्चों का भी विकास हो जाएगा, है ना? छात्रों की वृत्ति इसका ये सब नहीं है। ये जहाँ पे सर्वांगीण आ जाए तो समझ लीजिए हाँ हर चीज़ का विकास बोल रहा है, तो ये ही पॉजिटिव होता है। फिर आता है क्वेश्चन आपके सामने आ गया, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है पूछा है। अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, किसने नहीं किया है तो बताइएगा, इसका आंसर कीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, तो इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है और इन्होंने नहीं किया है। ये विक्टर ब्लूम, इन्होंने नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा ब्लूम। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, है ना? वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जबकि कोहलर और मैक्स बर्दिमन और कोफका तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माइनर सा डिफरेंस। फिर स्किनर ने जो दिया था तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था और थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए, सभी को मैं एक्सप्लेन कर दी शायद चारों ऑप्शन का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएं सारे, तो कमेंट में आप हमें बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को पसंद आए तो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं जो है कि आगे भी ऐसे ही आपका करवाऊँ। नहीं तो फिर लगता है कि जब मतलब नहीं होता है तो ऐसे लगता है छोड़ो, है ना? तो बताइएगा। फिर आता है कह रहा है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है ना? तो बालक का विकास में प्रवेश न लेना, विद्यालय में, सॉरी विकास बोल रही हूँ, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। फिर आता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अवरोधन का तात्पर्य यही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवरोधन का मतलब ये होता है कि एक ही क्लास में कई साल तक बच्चा आगे क्लास नहीं निकाल पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, एक क्लास में उसी क्लास में रह जाता है, उसी को अवरोधन
बोला जाता है, अवरोधन। फिर आता है यहाँ पे निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किस कौशल में? तो कह रहा उद्दीपक परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में या फिर प्रदर्शन कौशल में। तो किस में आता है बताइएगा? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किस कौशल में आता है? बताइए किस कौशल में आता है? तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे प्रस्तावना कौशल, जब कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले प्रस्तावना बनाते हैं। प्रस्तावना में पूर्व कौशल मतलब कि जो सारी चीज़ें आते हैं वो कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है ना। इस कौशल का उपयोग करके शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ना, जिससे वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। राइट। फिर आता है, अच्छा, प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक हैं, इसको जान लीजिएगा। जैसे कि पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए, अदंत ज्ञात ज्ञान से तुलना करना चाहिए, जो मतलब उनका पूर्व ज्ञान है उससे तुलना करिए। प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्त व शैक्षिक साधनों का चयन करना चाहिए। प्रश्नों में तारतम्यता और होना चाहिए। फिर उद्दीपन प्रभाव होना चाहिए। ये कुछ इसके घटक हैं, इसको जानते रहिएगा। फिर आता है आगे यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा, मैनेज कीजिए, कितना छोटा कर देते हैं ऑप्शन। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन दिखाते हैं। अच्छा, एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है मिलाना है स्तंभ से, है ना, सुमेलित कीजिए इसको ए से बी में। तो कह रहे हैं एनिमल इंटेलिजेंस। अच्छा, पुस्तक है और पुस्तक के नाम किसके, पुस्तक के कौन से नाम है, तो ये पूछा है यहाँ पे। तो एनिमल इंटेलिजेंस क्या गेस्टाल्टवादियों द्वारा है, या फिर पुनर्वलन की अनुसूची जो है पियाजे के द्वारा दिया है, या सार गर्भिता का नियम थार्नाइक ने के द्वारा दिया गया है, अनुकूलन किसके, स्किनर के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है, ये मिलान करके बताइए। तो क्या है यहाँ पे, चलिए बताते हैं। जो एनिमल इंटेलिजेंस है यह थार्नाइक ने दिया है, थार्नाइक की पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इसको ऐसे मिला लीजिए, एक सेकंड, ये ऐसे आया। फिर आता है बी में पुनर्वलन की अनुसूची, यह किसकी है, पुनर्वलन की अनुसूची, ये है स्किनर। ओ, ये है स्किनर, पहला थर्ड हो जाएगा। और फिर बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा स्किनर फोर्थ। फिर सारगर्भिता का नियम, यह किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा गेस्टाल्ट, ये हो गया। फिर हो गया अनुकूलन, अनुकूलन में क्या है, अनुकूलन का पियाजे हो जाएंगे, पियाजे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पे दर्शा रहा है ना, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ना। तो ये देखिए निरंतरता का सिद्धांत, ओके, ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद नहीं, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, तो यह हो जाएगा 86वें संशोधन, है ना, 86वें संशोधन। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है, बताइएगा अभिप्रेरणा। चलिए, तो ये हो जाएंगे मैकडूगल हो जाएंगे, मैकडूगल। अब अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1908 में, है ना, मैकडूगल के द्वारा। फिर उनके अनुसार क्या होता है, मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा
क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है ना। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया था, राइट। तो ये जानते हैं या फिर आता है नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन आ गया हमारा। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? संवेगात्मक अनोखा काल कहा था, किसने कहा था, कब कहा था, किसने, इन्होंने, कोल एवं ब्रूस ने। तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, एक बात बताइएगा आप हमें कि जो अगर ऑप्शन है इसमें, जैसे तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है टोटल, तो आप बताइएगा कि क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते चलूँ या फिर जो ऑप्शन है तो इसका भी चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर दूँ, कुछ फैक्ट जो चीज़ें आती हैं उसको बताते चलूँ साथ में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो आगे की वीडियो में, आगे की क्लास में मैं ऐसा करूँगी, ओके। तो फिर आता है आपके क्वेश्चन में, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा था? इन्होंने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था या फिर गिलफोर्ड ने कहा था, स्किनर ने कहा था, क्रो ने कहा था, किसने कहा था बताइएगा। तो बताइएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन, तो यह है गिलफोर्ड। यह कोटेशन गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। गिलफोर्ड ने कहा था व्यवहार के द्वारा व्यवहार में ही परिवर्तन। तो बाकी का भी देख लीजिए, वुडवर्ड के अनुसार क्या था, इन्होंने कहा था नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। अर्जन करने की प्रक्रिया, अधिगम करने की प्रक्रिया, ओके। फिर स्किनर क्या कहते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और फिर क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा आवृत्ति, ये 3 चीजें हैं का अर्जन ही अधिगम है, इन्होंने कहा था, ओके। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें भी है कुछ ऐसा सम्मिलित करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ब्रोनर दिया है, बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान, आशुवेल साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर है संप्रदाय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और फिफ्थ में है वृक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो ये है ऑप्शन है ये, इसको देखिएगा। अच्छा, हाँ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बताइएगा आप लोग, आंसर बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये कह रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रह करना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण करना। क्या हो जाएगा, समस्या समाधान का प्रथम चरण बताइए क्या है, प्रथम चरण क्या है। चलिए, समस्या की पहचान करना है ना, राइट। समस्या की पहचान करना होता है। समस्या की विधि के 5 चरण होते हैं, जानते रहिएगा। जो जैसे कि 5 चरण में पहला, जैसे समस्या की पहचान कर लेना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन, आंकड़ा संग्रह करना है ना, या इसी को व्यवस्थापन करना, विश्लेषण करना। फिर आता है यहाँ पर परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, यहाँ बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब जब पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना होगा, बोल रहा है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रखेगा। अच्छा, बताइएगा। देखो, इसमें क्या होता है ना
कि ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा, है ना। तो निगेटिव अपने आप ही उसमें झलकता रहता है कि नहीं निगेटिव है ये, अगर निगेटिव है तो हमारा आंसर नहीं है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं थोड़ा सा लॉजिकल में, जैसे कि इसमें भी ऐसे ही है, बल ही पर ही बल देना दिखा है ना, इसमें जोर दे रहा है पर बल देना किसी चीज़ में नहीं, ये निगेटिव होता है, इतना जानते रहिएगा। पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये होता है ना। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कह रहा है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान अनिश्चित है, यानी समान है दोनों में, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, है ना, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। अच्छा बताइए क्या मैं स्मृति स्तर के सोपान पांचों को बता दूं, बोध स्तर के सोपान पांचों को बता दूं, बताइएगा, क्योंकि बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए अच्छा बता ही देती हूँ मैं। ओके तो चलिए, हार्वर्ड ने स्मृति स्तर शिक्षा प्रतिमान की संरचना को 5 प्रमुख पदों में विभाजित किया था। पहला हो जाता है प्रस्तावना हो जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण हो जाता है, ओके, फिर थर्ड में आता है स्पष्टीकरण या फिर तुलना, फिर चौथे में सामान्यीकरण होता है और पांचवें में प्रयोग करना, ओके। फिर इसमें बोध स्तर में क्या होता है, बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, इसको जानते रहिए, इसके जन्मदाता जो है हेनरी सी मैरिसन है ना। तो इन्होंने भी इसके अपने 5 चरण दिए थे। पहला हो जाता है इसमें अन्वेषण, दूसरे में प्रस्तुतिकरण, और यही पूछा है कौन सा उभयनिष्ठ है, उसमें भी मैंने बताया प्रस्तुतिकरण, इसमें भी सेकंड में प्रस्तुतिकरण, है ना। तो यही है उभयनिष्ठ। और इसमें तीसरा है आत्मीकरण अथवा पारिपाक, फिर व्यवस्था वर्णन या इसी को अभिव्यक्तिकरण होता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। फिर आता है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्गलन का सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो बताइए, ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। फिर देखिए इसमें कह रहा है कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नहीं है में कौन सा हो जाएगा बताइएगा, क्या ले, तो ये हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था, है ना। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है दोस्तों, इसको जानते रहिए। पहला हो जाता है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है इसकी, है ना। तो अब बताइए, इसमें तो ये सब हो गए, क्या ये है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, इसका आंसर है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, इसमें भी दिया है, उसमें दिया है, बताइए कौन से हैं। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आदमीकरण, वाचन व व्यक्तिकरण, बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके, ये बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है पूछा है, ये अनुमूल्यन, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, अनुमूल्यन हो जाएगा। एंड नाउ गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइएगा कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, अधिगम का वक्र नहीं है ना, नहीं है पूछा है, नतोदर हो जाएगा, मिश्रित, लंबवत, उत्तल, कौन सा हो जाएगा बताइएगा, कौन सा नहीं पूछा है। चलिए तो मैं बता दूं आपको, ये हो जाएगा लंबवत, नहीं होता है, ये तीनों होते हैं। चलिए इसके वक्र को मैं बता देती हूँ, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करता है ये, है ना। जो रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का रेखा कहा जाता है ना। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं,
तो चारों का नाम मैं बता दूं, चलिए मैं बता देती हूँ। ओके, तो पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरल रेखीय वक्र होता है, इसका पता है, इसका चिन्ह सरल रेखीय चिन्ह, ये ऐसे जाता है ना। फिर आता है दूसरा आता है दूसरे का चिन्ह पता है, उन्नतोत्तर, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स कर्व, इसका चिन्ह पता है, इसका चिन्ह ऐसे बनता है, ओ ऐसे करके ये ऐसे आता है ना, घटता हुआ, इसे ये घटता हुआ दिखाता है इसका। अब तीसरा हो जाता है नतोदर हो जाता है, इसका चिन्ह ऐसे जाता है, जस्ट इसका उल्टा ऐसे जाता है, फिर ऐसे होता है ना। इसको ये क्या दर्शाता है, ये बढ़ता हुआ दर्शाता है। फिर चौथा होता है मिश्रित होता है, मिश्रित का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे जाता है, ऐसे होता है, फिर वो समान नहीं होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऐसे है ना। मिश्रित निष्पादक वक्र है ना, कॉम्बिनेशन टाइप कर्व होता है, कम्युनिकेशन टाइप वर्क कर्व। तो दोस्तों बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और एक्सप्लेनेशन को बताइएगा, या फटाफट से मैं सिर्फ आंसर ही बताते चलूँ, ऐसा करके आप लोग बताइएगा कमेंट में मुझे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।